हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पर्यावरण, और साथ में इस पर्यावरण से संबंधित इसमें आपको थोड़ी जानकारी दी गई है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और साथ में मैं बता दूं फ्रेंड्स कि पर्यावरण जो है यहाँ पे एमपीटीटी वालों ने जो सिलेबस दिया उसमें पर्यावरण रख करके जो है आपको एक दिक्कत में डाल दिया। पर्यावरण में मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इस पर्यावरण की पूरी एक बहुत बड़ी बुक होती है ना। तो पर्यावरण पूरा एक सब्जेक्ट है। आपको मैं बता दूं कि पर्यावरण एक प्रकार से पूरा एक सब्जेक्ट है, तो उन्होंने पर्यावरण सिर्फ लिख करके पूरा सब्जेक्ट रख दिया है। तो आपको अपनी तरफ से भी जो है पर्यावरण के जो है क्वेश्चन करने हैं। आपके पास यदि कोई बुक्स है तो उसको पढ़ना है आपको। तो देख लेते हैं आज हमारा जो है पहली परिभाषा क्या है, वह पर्यावरण से संबंध में है। तो पर्यावरण होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण किसे बोलते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है हमारा चारों, और आवरण का अर्थ होता है परिवेश। आपने यह परिभाषा छोटे से ही पढ़ी होगी। तो हमारे जो आसपास के चारों तरफ का परिवेश होता है उसे हम पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जो आता है हमारा जलवायु में भी, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, उसकी समस्त गतिविधियां जो है पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इसको कि पर्यावरण अर्थात वनस्पति, प्राणियों, मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। तो सभी प्रकार के जो होते हैं हमारे वनस्पति, प्राणी, मानव, और साथ में जो हमारी भौतिक परिसर होता है उसमें जो सह संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो पर्यावरण आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, और पर्यावरण आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जो है इससे आपका कुछ नहीं आने वाला है, ये सिर्फ परिभाषा है। जो क्वेश्चन वाले आंसर हैं वो आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो परितंत्र से बन सकते हैं। परितंत्र से बन सकते हैं। परितंत्र होता क्या है, तो परितंत्र एक प्रकार से संबंध होता है। मैं आपको इतना बता दूं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को परितंत्र बोला गया है। यहाँ पर जो एक दूसरे से डिपेंडेंसी होकर के एक श्रृंखला बनती है, बड़ी एक श्रृंखला बन जाती है, उसको बोलते हैं हम परितंत्र। यहाँ पर सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। पर्यावरण अपनी संपूर्णता में एक इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक संगठन आपस में विभिन्न अंतरक्रियाओं द्वारा संबंधित होते हैं। इसकी यह विशेषता इसे एक परितंत्र का रूप प्रदान करती है, क्योंकि परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र भी बोलते हैं इसको, परिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं। परितंत्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर संबंधित समुच्चय को कहते हैं। तो जो हमारे आप भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक तत्व हैं उनके अंतर संबंध को क्या बोलते हैं, परितंत्र बोलते हैं। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, एक दूसरे से जो है आप कह सकते हैं श्रृंखला रूप में बंधे होने को क्या बोलते हैं, हम परितंत्र बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा होता है, तो जैवमंडल जो है सबसे बड़ा परितंत्र होता है। जैवमंडल सबसे बड़ा परितंत्र होता है। जैवमंडल उसे बोलते हैं जिसमें जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, जीवधारी पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं जैवमंडल। तो सबसे बड़ा परितंत्र यदि पूछा जाता है आपसे कि बृहद परितंत्र कौन सा है, तो आपका सही आंसर होगा उसमें जैवमंडल। इसके बाद है जो जैवमंडल में हमारे आते हैं वह आते हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तीनों जो है जैवमंडल में आते हैं। जहाँ जहाँ पर भी जीवन पाया जाता है तो तीनों जगह जीवन पाया जाता है, यह जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। यदि आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है, तो इसमें से जो है सबसे बड़ा परितंत्र होता है वो होता है जलमंडल का। जलमंडल का जो है सबसे बड़ा परितंत्र होता है। तो यदि इनमें से परितंत्र में पूछ लिया जाए सबसे बड़ा परितंत्र, तो सबसे बड़ा किसमें होता है, जलमंडल में होता है। अब यहाँ पर परितंत्र को आप इससे समझ सकते हैं। यहाँ पर एक फिगर के जरिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो दी गई है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, खाने के लिए आप कह सकते हैं इस पर डिपेंडेंसी। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको प्राथमिक उत्पादक दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, यह है आपका उत्पादक, या यह जो सूर्य और जल के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको में आते हैं हमारे उत्पादक में जो आते हैं पेड़ पौधे, वनस्पतियां, घास, यह सब जो है उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। इसके माध्यम से जो है यहाँ पे छोटे कीट जो है आप कह सकते हैं इन पर डिपेंड होते हैं। उत्पादक पर कौन डिपेंड होता है, जो शाकाहारी जीव होते हैं, है ना, वो इस पर डिपेंड होते हैं। तो इसमें एक श्रृंखला को देख लेते हैं। यह कीट जो है अपना भोजन इन घास से प्राप्त करता है, या इसके बाद जो है इसको कौन खा लेता है, चूहा खा लेता है, चूहे को सांप खा लेता है, सांप को कौन खा लेता है, चील खा लेता है यहाँ पर। और चील मरने के बाद डिकम्पोज होकर के जो फिर से मिट्टी में बदल जाता है, और वहां पर फिर से क्या होती है, घास उगाती है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही है, देखिए। तो पूरा जहाँ से चले थे वहीं आ गए हैं। तो सह संबंध जो है एक दूसरे से स्थापित है। यदि यहाँ पर एक जीव भी पूर्णतः खत्म हो जाए तो पूरी श्रृंखला टूट जाएगी, सारे जीवों के अस्तित्व पर जो है खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें से जो है आपके यहाँ पे शाकाहारी जीव, आप कह सकते हैं ये शाकाहारी जीव जो है खत्म हो जाते हैं। शाकाहारी जीव जो है
खत्म हो जाते हैं, तो इसके बाद जो है डिपेंड यहाँ पे जो टूट गई है पूरी तरीके से शाकाहारी यदि जीव खत्म हो गए, तो जो जैसे चूहा है, चूहा की जगह यहाँ पे आएगा मांसाहारी। नेक्स्ट फिर कैसे हमें अच्छे से समझ में आएगा, जैसे ये है उत्पादक आपका, समझिएगा उत्पादक है, यह है शाकाहारी। यदि ये शाकाहारी सारे मर जाते हैं, शाकाहारी सारे जीव मर जाते हैं, तो यहाँ पे श्रृंखला टूट जाएगी, हमारी श्रृंखला टूट जाएगी। तो मांसाहारी घास नहीं खा पाएंगे तो ये भी मर जाएंगे। और जो शीर्ष मांसाहारी है, जो जो इन दोनों को खाता था, जो मांसी से खाता था, वो क्या है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है श्रृंखला टूट जाएगी। इस प्रकार से श्रृंखला बनी रहती है, इसको बोलते हैं परितंत्र। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, एक दूसरे को से सहसंबंध को क्या बोलते हैं, परितंत्र। यहाँ पर जो है आहार श्रृंखला आपकी दी गई है, वहां पर भी एक आहार श्रृंखला थी, यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता दिए गए, ये आपके द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता है। यहाँ पर उत्पादक, उत्पादक वह कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, उनको बोलते हैं उत्पादक। इसके बाद आते हैं शाकाहारी, शाकाहारी जो है उत्पादक पर डिपेंड होते हैं। इसके बाद आते हैं मांसाहारी, जो है शाकाहारियों पर डिपेंड होते हैं। इसके बाद आते हैं शीर्ष मांसाहारी, जो होते हैं इन दोनों पर डिपेंड होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी, इन दोनों को ये खा सकते हैं। इसके बाद सॉरी, मानव जो आता है सर्व शाकाहारी में आता है। ये वो जो है आप उत्पादक भी खा सकता है और इसके साथ में मांस भी खा सकता है। तो मानव जो है सर्व शाकाहारी के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं, तो आप जानते हैं पर्यावरण में निम्नलिखित समस्याएं मोस्टली, जिसमें से जो है प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समस्या है। पर्यावरण में समस्याएं जो आपकी हैं, प्रदूषण है एक तो, इसके बाद आपकी है जलवायु परिवर्तन। जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है हमारे यहाँ पर, मौसम में परिवर्तन आपने देखा होगा कि बरसात के समय पर पानी नहीं गिर रहा, कभी भी पानी गिर रहा। गर्मी जो है 4 महीने की जगह 8 महीने तक होने लगी है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक हो जाती है। तो यह जलवायु परिवर्तन ही है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है हम पर पड़ रहा है। इसके बाद है जैव विविधता का क्षरण भी हो रहा है, साथ में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है इसमें शामिल होता है। ज्यादातर पर्यावरण समस्या पर्यावरणीय वन्ययन से जुड़ी हुई है, मानव जनसंख्या और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि के कारण जो है आपकी ये समस्याएं जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो है मेस्ट आपकी प्रदूषण जो है आपकी समस्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण जो है हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है बहुत। उससे इसमें जो आते हैं हमारे प्रदूषण में, हवा का प्रदूषण, पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण या जल मिट्टी प्रदूषण, इसका ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, तो बहुत प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो यह जो है प्रदूषण में अलग से नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, आपको अलग से कराऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव, जैसे हिंदी में हम हरित गृह भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है, या आप कह सकते हैं हरित प्रभाव क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, आप स्वयं परिभाषा पढ़ सकते हैं। तो किसी भी वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह जो है एक प्राकृतिक घटना होती है, जो प्रकृति द्वारा स्वयं ही घटित होती है। और इस घटना का घटित होने का कारण होता है प्रकृति में हमारे जो वातावरण में जो है मौजूद कुछ गैसें हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं। जिनमें हमारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प और मीथेन। इस प्रकार की जो गैसें होती है, इन्हीं गैसों के कारण जो है यह घटना जो है घटित होती है, या आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव जो है घटित होता है। इस वजह से इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है कि किसी भी ग्रह का जो टेम्परेचर होता है या तापमान होता है, वो अपेक्षाकृत क्या होता है, बढ़ जाता है, अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर के बढ़ने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि यदि हमारी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट नहीं होता तो जीवन संभव नहीं होता। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव होने के कारण ही जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि यह नहीं होता तो शायद ही जीवन संभव होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह, यदि आपने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है ब्रह्मांड में, तो शुक्र ग्रह के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, जिस साइड सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और जिस साइड सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है उस साइड जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे उनके बीच का जो है क्या होता है, तापमानता बहुत ज़्यादा अधिक होता है। यही जो है घटना हमारी पृथ्वी पर भी होती। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट जो है हमारी पृथ्वी पर नहीं होता तो हमारी पृथ्वी जिस साइड सूरज की साइड में होती, जिस साइड दिन होता वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता, और जिस साइड रात होती वहाँ पर टेम्परेचर जो है माइनस में पहुँच जाता है, जिस कारण से जो है बहुत ज़्यादा तापांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, इसके लिए आपको जो है इसको अच्छे से समझना होगा। तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें आती हैं या रोशनी आती है आप कह सकते हैं, वो विकिरण के रूप में आते हैं, छोटे छोटे विकिरण के रूप में आते हैं, फोटोन आते हैं जो छोटे छोटे विकिरण के रूप में आते हैं। तो क्या करते हैं कि 57 भाग जो है प्रकाश का, जो प्रकाश आता है, तो 57 भाग जो है
अलग अलग जगह से जो है वापस जो है परावर्तित हो जाता है अंतरिक्ष में। जैसे 37 के आसपास, 27 के आसपास जो है हमारे वायुमंडल से टकराकर हो जाता है। उसके बाद जो आता है 6 से 7% जो है हमारे बादलों से टकराकर वापस हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी बर्फ जो है कई इलाकों में, आपने ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे बहुत ज़्यादा बड़ी एरिया पे बर्फ जो है, तो बर्फ से टकराकर भी लोग जो है वापस चला जाता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है लगभग 51% या 50% आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि वापस लौट जाता है अंतरिक्ष में, वापस लौट जाता है, छोटे छोटे फोटोन के रूप में आता है, तो उसमें से लौट जाता है। इसके बाद जो बाकी बचा हुआ सूर्य का प्रकाश होता है उसको क्या होता है, पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है। जमीन जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जमीन अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। दिन के समय की ये घटना बता रहा हूँ। अब होती है रात, जैसे ही रात होती है तो यह जो जमीन द्वारा जो प्रकाश को एब्जॉर्ब किया गया था, जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया गया था, वो क्या है फिर वो क्या है, रिलीज होती है। पृथ्वी उसको क्या करती है, रिलीज करती है। जब भी उसे रिलीज करती है तो वो लॉन्ग वेव के रूप में उसे रिलीज करती है। अभी जो प्रकाश आ रहा था शॉर्ट वेव के रूप में आ रहा था, छोटे छोटे वेव के रूप में आ रहा था, इसलिए वह जो है पृथ्वी तक पहुंच जाता था। यहाँ पर जो पृथ्वी जो है उसे छोड़ती है, जो उस ऊष्मा को वापस निकालती है या बाहर निकालती है, तो उसे लॉन्ग वेव के रूप में छोड़ती है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा लॉन्ग वेव। तो लॉन्ग वेव में छोड़ने के कारण क्या होता है कि यह वेव जो है CO2 के जो बादल होते हैं, CO2 हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बादल हैं, गैस है, उससे जो है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उसके द्वारा जो है अंतरिक्ष में बाहर नहीं निकलने दिए जाते। वो हमारे जो है एटमॉस्फेयर को पार नहीं कर पाते। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो लॉन्ग वेव में ऊष्मा निकलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर को पार नहीं कर पाती है, जिसका कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं मीथेन गैस। तो ये जो गैसें होती हैं ये इसको क्या कर लेती हैं, रोक लेती हैं, जिस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है औसत टेम्परेचर हमारा बना रहता है। और इसी औसत टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो कोई जो आपने देखा होगा कि अधिक ठंडे इलाके होते हैं वहां पर जो है सब्जियां उगाने के लिए भी एक घर टाइप का बनाया जाता है, जिसमें ग्रीन नेट जो है बांध लिया जाता है, या पॉलीथीन से या पन्नी। तो एक व्हाइट हाउस भी होता है। ठीक है, तो गर्मियों में जहाँ पर गर्मियाँ अधिक होती है वहाँ पर व्हाइट हाउस, जो यहाँ पर ठंडी वाला इलाका होता है वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाया जाता है। तो ठंडे वाले इलाकों में जो है छोटे वाले ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं वहाँ पर सब्जियां उगाने के लिए, तो उसको भी ग्रीन हाउस ही बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि टेम्परेचर बनाए रखने के लिए जो इफेक्ट उत्पन्न होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। और यह किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन, इस प्रकार की गैसों के कारण, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर हमारे दिए गए हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं, तो कौन सी, ऑक्सीजन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। और एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि कार्बन डाई CO2 जो है वायु प्रदूषण नहीं करती है। CO2 जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तो उत्तरदायी हो सकती है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, CO2 गैस जैसी ही बढ़ रही है तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वो है इसी कारण। लेकिन जो है वायु प्रदूषण नहीं करती है CO2। तो यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, तो जल प्रदूषण के लिए को मापने के लिए जो है की जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा जो है जल प्रदूषण मापने के लिए की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पेरोक्सी एसेटिल नाइट्रेट, या आप इसे बोलते हैं PAN पैन, क्या है, तो यह है आपका वायु प्रदूषक। क्या है, वायु प्रदूषक है एक, जिसके कारण वायु प्रदूषण होती है, तो वायु प्रदूषक है आपका पेरोक्सी एसेटिल नाइट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, तो परावैंगनी किरणों से करती है। जैसा कि आप सभी लोग को जानते हैं कि जो O2 है, और सॉरी O3 है, ओजोन परत है, तो यह जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करती है। यदि हमारे ओजोन परत ना होती तो हमको जो है त्वचा कैंसर जैसे बहुत ज़्यादा जो है रोग उत्पन्न हो जाते। तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, आकाश
नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण हमें जो है आकाश नीला दिखाई देता है। विश्व नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या पूछ सकता है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस या सफेदा जिसको बोलते हैं उसको पर्यावरण का दुश्मन वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि यह जहाँ पर भी होता है यह जो है वहाँ का जो है जल स्तर जो होता है, जमीन का जल स्तर या भूजल स्तर है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, इसकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक जाती हैं, इसलिए इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। क्या होता है कि वो बाकी जो वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें जो ज़्यादा नीचे नहीं जाती वो सूखने लगते हैं, इसकी वजह से, इस वृक्ष की वजह से, इसको यूकेलिप्टस या सफेदा का वृक्ष कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति जो घोषित हुई है उसके अनुसार जो है 33% भाग पर भूभाग पर जो है वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन पीस क्या है, तो पर्यावरण योजना है हमारी, ग्रीन पीस जो क्या है, पर्यावरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वनों की सुरक्षा जो थी, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था आपकी वनों की सुरक्षा, यह जो है उत्तराखंड में क्या आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्वेश्चन 16, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो सन 1980 में जो है केंद्र में जो है पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका नोरवी केन्या में, ठीक है, केन्या में आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो फोटोकॉपी जो आपने मशीन देखी उसमें ओजोन गैस उत्पादित होती है, ओजोन गैस निकलती है उसमें, तो वह है आपकी ओजोन। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो वो है पांडा, जो चीन का जो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पशु है पांडा शायद, है ना। तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो वो लिया गया है पांडा को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जो है भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो के एम मुंशी द्वारा जो है वन महोत्सव को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में जो है आपका विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, तो खजूर को जो है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कहा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, सफोकेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो घबराहट जो हमें होने लगती है उसको बोलते हैं सफोकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो ग्रीन हाउस गैसों की जो है मुख्य भूमिका होती है जलवायु परिवर्तन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो वह है सीएफसी गैस, या जो है रेफ्रिजरेटर के द्वारा मुक्त की जाती है, जो हमारे फ्रिज होते हैं उनके द्वारा जो है सीएफसी गैस को निकाला जाता है, और यह जो है सर्वाधिक ओजोन क्षय वाली गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का संयुक्त रूप है, तो सीएफसी गैस का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सीएफसी गैस का जो है संयुक्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो भूतल पर जो है हमारे या पृथ्वी पर पूछा गया है कि सीएफसी गैस कहाँ कहाँ उपयोग में की जाती है, तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सीएफसी गैस का प्रयोग होता है, जो ब्यूटी वाले जो है प्रोडक्ट होते हैं उनमें सीएफसी गैस का प्रयोग होता है, जो हमारी आप शेविंग वाली क्रीम होती है ना वो जो है सीएफसी गैस का प्रयोग होता है, इसके साथ जो हेयर स्प्रे होती है इनमें भी सीएफसी गैस का प्रयोग होता है। तो यही गैस जो है आपके ओजोन के क्षय के लिए उत्तरदायी गैस होती है, तो इन जगह पर जो है सीएफसी गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 29, वो है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम जो है ग्लेशियर पिघलना है, जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है जिस वजह से जो है ग्लेशियर जो है पिघलने लगे हैं, तो जल स्तर को जो है वृद्धि हो रही है, जो महासागर का जल स्तर वो बढ़ रहा है ग्लेशियर पिघलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपके उनको जो है भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा,
बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। हमारे इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। इसको नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन को, जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन, उसको क्या बोलते हैं हम? पर्यावरण का रक्षा कवच बोलते हैं। इसका नेक्स्ट 36 से आपका क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्ति के संकट के ग्रस्त जीवों का जो है नाम जो है रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। जो या तो हमारे जो जीव हैं विलुप्त हो गए हैं वो रेड डाटा बुक में आ जाते हैं, या जो विलुप्ति की कगार पर हैं तो उन जीवों का नाम भी जो है रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मेक्सिको सिटी जो है आपकी विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंट एजुकेशन ऑफ फॉर किड्स यूएस में कहाँ स्थित है? तो वह आपका विस्कोसिन में जो है स्थित है। यूएसए का जो एक सिटी है विस्कोसिन, वहाँ पर जो है एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स स्थित है। इसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है 39, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को जो है सीएनजी गैस बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को सीएनजी बोलते हैं हम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से जो है ध्वनि प्रदूषण को माना जाता है। 65 डेसिबल से ऊपर की जितनी भी आवाज़ या ध्वनि होती है उसको ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपका जल प्रदूषण मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन जो है पहले भी एक बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसमें क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वसा जो है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण में से एक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 हमारा, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं? तो बाह्य वायुमंडल में जो है स्थित होते हैं। हमारे मानव द्वारा जो उपग्रह निर्मित किए जाते हैं उनको बाह्य वायुमंडल में छोड़ा जाता है हमारे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, पृथ्वी की निचली ऑर्बिट भी बोल सकते हैं आपने, तो निचली ऑर्बिट में जो है छोड़ा जाता है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन जो है हमारा, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह आपकी जो है देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है आपकी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां, कि प्रदूषण वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो लाइकेंस एवं मॉस है। इसके बाद 51 क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक पारा कौन सी गैस से वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हमने आपको पहले ही बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायु प्रदूषण नहीं करती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 52, कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो सौर ऊर्जा के रूप में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं है। लेकिन एक प्रकाश प्रदूषण भी होता है, मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि वो क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऊर्जा के लिए पूछा गया कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। इसके साथ जो क्वेश्चन कुछ और दिए गए हैं तो देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है आपकी। मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं परजैविक। जो मानव द्वारा प्रदूषण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परजैविक प्रदूषण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ था? तो अंटार्कटिका के ऊपर था। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर जो था वह छिद्र हुआ था, जो अब जो है भर चुका है, तो अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट आपका, वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? तो परावैंगनिक किरणें होती है, जिसे अल्ट्रा वायलेट किरणें भी कहते हैं। तो उन किरणों को जो है अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि प्रदूषण माना जाता है तो 65 डेसिबल से ऊपर का जितना भी आवाज होती है उसको ध्वनि प्रदूषण में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां आपका, नदियों में तापीय प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? तो ताप विद्युत ग्रह से जो है आप नदियों में तापीय प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसका नेक्स्ट आपका, जल प्रदूषण नियंत्रक एवं निवारक अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1987 में जो है जल प्रदूषण नियंत्रक एवं निवारक अधिनियम लागू किया गया था। 62वां क्वेश्चन है आपका, जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? तो
आपका पारा और सीसा जो है जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भोपाल में गैस दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो सन 1984 में जो है यह घटना घटित हुई थी भोपाल में, और 2 दिसंबर सन 1984 को यह घटना घटित हुई थी। इसका नेक्स्ट है आपका, हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया था? हैंसन ने दिया था हरित गृह प्रभाव का नाम। इसका नेक्स्ट है आपका 65वां क्वेश्चन, विश्व तापमान में वृद्धि का क्या दुष्परिणाम है? तो वर्षा की कमी। ओके, इसके साथ जो ग्लेशियर का पिघलना, वर्षा की कमी, और भी जो है हमारी ऋतु परिवर्तन में जो है इफेक्ट पड़ना, तो यह जो है विश्व तापमान में वृद्धि का जो है दुष्परिणाम है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को सर्वाधिक योगदान करती है? तो CO2 गैस जो है हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था। आपको याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक है? तो नीम का वृक्ष जो है धूल प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी गैस विश्वक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 गैस एवं मीथेन गैस जो है आप कह सकते हैं यह जो है हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। इसके साथ जो है हमारे क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको प्रदूषण जो है डिटेल के साथ प्रदूषण बता दूंगा। अभी जो है पर्यावरण का थोड़ा थोड़ा मैंने दे दिया है, साथ ही में जो है आपको नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ, बुक्स भी आपको जो है दे रहा हूँ PDF, तो वो भी आपको पढ़नी है क्योंकि उनसे भी आ सकता है। तो नोट्स से आप अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो के द्वारा समझिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए मुझसे, कमेंट्स कीजिए। नोट्स यदि कहीं पे जो नहीं मिल पा रहे हैं आपको, जैसे मैंने नोट्स जो है मैं कह चुका हूँ आपको कि फेसबुक पेज से जो है डाउनलोड हो जाएंगे। यदि आप ब्राउजर से खोलिएगा, यदि आप फेसबुक ऐप से जो है आप जाते होंगे तो नहीं होता होगा, आप ब्राउजर पर जाइए, क्रोम ब्राउजर पर, वहाँ से जो है डाउनलोड हो जाएंगे। वरना आप टेलीग्राम चैनल को जो है टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उस पर जो है इस लिंक पे जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जो है आपको सारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही ओल्ड पेपर भी दिए जा रहे हैं आपको। इसके साथ जो है आपको 7th 8th और ये 10th की जो है साइंस की बुक्स जो है PDF भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसमें भी जो है उसी से जो है आपके टॉपिक लिए गए हैं जो, तो उन्हीं से टॉपिक आएंगे आपके। तो आपको ये सब पढ़ना और साथ में जो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है, आपको पेपर निकालना है। कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।